एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू नर्सिंग कॉन्सेप्ट्स बाय इतिशा। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल की, एक ऐसे स्केल की विच इज वेरी एसेंशियल टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। किसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस करना है? किसी भी हेड इंजर्ड पेशेंट का या फिर कोई भी ट्रॉमा इंजर्ड पेशेंट है उनका। एंड दैट स्केल इज नोन एज GCS। आई गेस आप में से मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे दिस GCS क्या है। दिस GCS इज द ग्लासगो कोमा स्केल। दिस GCS इज द ग्लासगो कोमा स्केल। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ग्लासगो कोमा स्केल क्या है, इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या है, इसके पर्पसेस क्या है एंड इसका स्कोरिंग सिस्टम क्या है। So this Glasgow Coma Scale का दूसरा नाम, it is also known as EVM scale. It is also known as EVM scale. अब यहाँ पे EVM क्या है? E stands for I, V stands for verbal and M stands for motor. So this EVM scale का फुल फॉर्म हो गया आई, वर्बल एंड मोटर। इन तीन चीजों से आप क्लियरली समझ गए होंगे कि हम इस GCS स्केल या इस EVM स्केल के थ्रू हम आई के फंक्शंस को मॉनिटर करेंगे, हम वर्बल रिस्पॉन्सेस को मॉनिटर करेंगे एंड मोटर रिस्पॉन्सेस को मॉनिटर करने वाले हैं। इससे पहले कि हम इस स्केल के डिटेलिंग में जाएं, एक इसकी हिस्टोरिकल बात आपको बता दें कि GCS स्केल कहाँ से आया और कब आया। GCS स्केल वॉज गिवन बाय टीसडेल एंड जेनेट इन द ईयर 1974। तो GCS स्केल का दूसरा नाम EVM स्केल है एंड ये दिया किसने था, किसने इन्वेंट किया था स्केल को? इट वाज इन्वेंटेड बाय टीसडेल एंड जेनेट इन द ईयर 1974। ओके, तो जैसे अभी मैंने बताया GCS स्केल का दूसरा नाम EVM स्केल भी है। तो जान लेते हैं इसका पर्पस क्या है। तो इस GCS स्केल का मेन पर्पस है टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को पेशेंट्स में असेस करना। किन पेशेंट्स में? जो हेड इंजर्ड पेशेंट्स हैं या जिनको कोई भी ट्रॉमा में पेशेंट्स है उनका हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस असेस कर रहे हैं। किस बेसिस पे असेस कर रहे हैं? आई रिस्पॉन्सेस को देख के, वर्बल रिस्पॉन्सेस एंड मोटर रिस्पॉन्सेस को देख के। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं इस EV एंड M के स्कोरिंग सिस्टम के बारे में। तो जो आई रिस्पॉन्सेस हैं, आई रिस्पॉन्सेज का मिनिमम स्कोर इज 1 एंड मैक्सिमम स्कोर इज 4। वर्बल रिस्पॉन्सेज को जब हम चेक करेंगे तो उसका मिनिमम स्कोर जाता है 1 एंड मैक्सिमम स्कोर जाता है 5। जब हम मोटर रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं तो उसका मिनिमम स्कोर जाता है 1 एंड मैक्सिमम स्कोर जाता है 6। तो आई, वर्बल एंड मोटर। तो आई का मिनिमम स्कोर क्या हो गया? ये जो 1 लिखा हुआ है दिस इज द मिनिमम स्कोर, ये जो 4 है ये मैक्सिमम स्कोर एंड सेम ऐसे ही मिनिमम, मैक्सिमम, मिनिमम स्कोर एंड मैक्सिमम स्कोर। तो ये था इसका आई, वर्बल एंड मोटर का इंडिविजुअली इसका स्कोरिंग सिस्टम। जब हम इसके ओवरऑल स्कोरिंग सिस्टम की बात करते हैं, जब हम GCS के ओवरऑल स्कोरिंग की बात करते हैं, सो द टोटल स्कोर ऑफ दिस GCS स्केल इट रेंजेस फ्रॉम 3 to 15। दैट इज मिनिमम इसका 3 है एंड मैक्सिमम इसका 15 है इस ओवरऑल GCS स्केल के बारे में। तो चलिए चलते हैं हम इस वीडियो में आगे और हम बात करते हैं इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के बारे में। तो इससे पहले कि हम इस GCS स्केल के कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करें, एक पॉइंट मैं यहाँ पे बहुत क्लियर कर देना चाहते हैं आप सभी को कि जब भी हमारे पास कोई पेशेंट होता है, हॉस्पिटल सेटिंग्स में हो या जनरली हमारे पास घर पे हो, एंड हम किसी को बुलाने की कोशिश करते हैं, किसी को हम चाहते हैं कि उसका रिस्पॉन्स हमें मिले, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बेसिकली उसका नाम लेके बुलाएंगे और नाम लेके रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो हम उसको पैट करते हैं हाथ पे, पैर पे, और तब भी अगर रिस्पॉन्स नहीं होता है तो जो सबसे अच्छी चीज जो हम लोग करते हैं वो है वी ट्राई टू पिंच देम। दैट मीन्स अगर हम उसको पेन देंगे, पेन स्टिमुलस देंगे तो द पर्सन इज गोइंग टू रिस्पॉन्ड। ये हमारा एक नोशन बना हुआ है, ये हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है जो हम डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। सेम यही नोशन कि अगर कोई नाम से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, नॉर्मल शेक करने से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो हम उसको पेन प्रोवाइड करके या किसी भी तरीके का स्टिमुलस प्रोवाइड करके वी ट्राई टू गेन द रिस्पॉन्स फ्रॉम द पर्सन। तो जब हम ये स्टिमुलस वर्ड की बात करते हैं, स्टिमुलाई या फिर स्टिमुलस की बात करते हैं, तो GCS स्केल को असेस करने के लिए हम 2 टाइप के स्टिमुलस को यूज करते हैं। पहला होता है सेंट्रल स्टिमुलस एंड दूसरा होता है पेरिफेरल स्टिमुलस।
तो सेंट्रल स्टिमुलस हम क्यों यूज करते हैं? टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन, यानी कि हम ब्रेन के फंक्शनिंग को असेस करने के लिए सेंट्रल स्टिमुलस यूज करते हैं, एंड पेरिफेरल हम क्यों यूज करते हैं? टू असेस द फंक्शनिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये दो डिफरेंसेस याद रखिएगा। ओके, अब सेंट्रल में जो अगर हम सेंट्रल स्टिमुलाई की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल स्टिमुलाई में क्या क्या आएगा? सेंट्रल स्टिमुलाई में सबसे पहला आता है ट्रेपीजियस स्क्वीज। तो ट्रेपीजियस स्क्वीज क्या होता है? ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा ट्रेपीजियस मसल्स कहलाता है। तो आपको यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैंने पिक्चर भी लगा दिया है, उस पिक्चर से भी आप देख सकते हैं ट्रेपीजियस स्क्वीज क्या है। We try to squeeze this portion, that means this trapezius muscles of the patient, हम 1 से 2 इंचेस डीप करके उसको स्क्वीज करते हैं for 10 to 20 seconds and then we release it off. जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना जल्दी उसका रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो पहला था ये ट्रेपीजियस स्क्वीज। दूसरा इसके बाद आता है सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। तो सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर क्या है? अगर मैं चश्मा हटा के दिखा दूं आपको, सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर की बात करते हैं तो ये है हमारे सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस। तो सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस में जो इनर एस्पेक्ट ऑफ द आईब्रोज है, दैट मींस दिस पार्ट, इसको हम इस तरीके से प्रेस करके प्रेशर प्रोवाइड करके हम वी ट्राई टू गिव स्टिमुलस, दैट इज नोन एज सेंट्रल स्टिमुलस। सो दिस इज सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस, दिस इज ट्रेपीजियस स्क्वीज। और तीसरा जो सेंट्रल स्टिमुलाई है वो है आता है स्टर्नल रब। स्टर्नल रब यानी कि ये स्टर्नम है, यहाँ पे हल्का सा रबिंग प्रोवाइड किया जाता है, बट दिस स्टर्नल रब इज नाउ नॉट इन यूज। तो मेनली दो इसमें यूज में आते हैं, जिसमें सबसे पहला मैंने आपको बता दिया ट्रेपीजियस स्क्वीज, दूसरा हमने आपको बताया सुप्रा ऑर्बिटल प्रेशर। तो ये थे हमारे दो सेंट्रल स्टिमुलाई। ओके, अगला आता है पेरिफेरल स्टिमुलाई, जिसमें हम स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग को असेस कर रहे हैं कि वहां का नर्व्स इंटैक्ट है या नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया। उसके लिए हम पेरीफेरीज मतलब क्या होता है? बाहर की तरफ, यानी कि एक्सट्रीमिटीज की साइड। तो पेरीफेरी में हम असेस करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल हम एक पेन ले लिया और ये हमारे नेल बेड्स हो गए, राइट? तो इस नेल बेड पे इस तरीके से पेन को लगा के वी ट्राई टू गिव प्रेशर, हम इस तरीके से उसको दर्द पहुंचाने की, वी ट्राई टू गिव पेनफुल स्टिमुलाई लाइक दिस। कोई भी चीज आप ले सकते हैं, आप हाथ से प्रेस करके कर सकते हैं, या फिर बेटर होता है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेके जैसे पेन, पेंसिल या किसी भी तरीके से ऑन टू दीज एक्सट्रीमिटीज या ऑन टू द पेरीफेरीज हम जब पेन प्रोवाइड पहुंचाते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं नेल बेड्स की तरफ स्पेशली। तो ये इंक्लूड होता है कि इसमें पेरीफेरल स्टिमुलाई में। ओके, आई होप ये स्टिमुलाइज आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंपोनेंट्स की तरफ। चलिए अब बात करते हैं हम इस GCS स्केल के कंपोनेंट्स के बारे में। मैंने आपको स्टार्टिंग में ऑलरेडी बता दिया था, इसमें 3 कंपोनेंट्स आते हैं, जो कि है आई, वर्बल एंड तीसरा आता है मोटर। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू द मिनिमम स्कोर फॉर आई इज 1 to 4, इसका मिनिमम स्कोर आता है 1 to 5 एंड इसका आता है 1 to 6। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कंपोनेंट के बारे में, एंड दैट इज आई। तो मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका मैक्सिमम स्कोर क्या है? 4। तो हमें 4 स्कोरिंग कब देनी है? जब उसका स्पॉन्टेनियस आई मूवमेंट है, जब उसका स्पॉन्टेनियस आई ओपनिंग है, तब हमें देना है 4 स्कोरिंग। यानी कि पेशेंट सामने बैठा हुआ है, उसका आई मूवमेंट हो रहा है, वो यहाँ वहां देख रहा है, आई उसके प्रॉपर फंक्शनिंग है, तब हम देते हैं उसको 4 स्कोर। जब हम 3 स्कोर देते हैं, 3 स्कोर हम कब देंगे? पेशेंट आपके सामने, उसकी आंखें बंद है, अगर आप उसका नाम लेते हो, लाइक फॉर एग्जाम्पल आंखें बंद करके पेशेंट बैठा है, मैंने बोला गैब्रियल या इतिशा, तो उसने तुरंत अपनी आंखें खोली, दैट मीन्स रिस्पॉन्स ऑन कमांड या फिर साउंड, रिस्पॉन्स ऑन कमांड या फिर साउंड। कोई भी साउंड हो रहा है, मैंने तुरंत ताली बजाई उसके पास, तो एकदम से उसने आंखें खोली, दैट इज रिस्पॉन्स ऑन कमांड या फिर साउंड। हम 2 स्कोरिंग कब करते हैं? जब आई मूवमेंट नहीं, इसको हम बोल सकते हैं आई ओपनिंग ऑन पेनफुल स्टिमुलाई। 2 स्कोरिंग हम कब देंगे? जब आई ओपनिंग ऑन पेनफुल स्टिमुलाई। भी मैंने आपको स्टिमुलाई बताया, सेंट्रल स्टिमुलाई एंड पेरिफेरल स्टिमुलाई। हम उसको पेन कर रहे हैं, हम उसको दर्द दे रहे हैं, पेनफुल स्टिमुलाई दे रहे हैं, अगर तब वो आई ओपन कर रहा है, देन यू आर गोइंग टू गिव 2 स्कोरिंग। एंड ये सब कुछ करने के बाद भी वो आई ओपन नहीं कर रहा, देन वी आर गोइंग टू गिव 1, दैट इज नो रिस्पॉन्स।
कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है उस कंडीशन में हम 1 स्कोरिंग करते हैं। ओके, तो ये था आई कंपोनेंट के डिफरेंट स्कोरिंग की डिटेलिंग्स। अब इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखने की जरूरत है, वो ये है कि कभी कभी कुछ कंडीशंस की वजह से ये जो ग्लासगो कोमा स्केल की जो स्कोरिंग है वो अफेक्ट हो सकते हैं। कैसे? पेशेंट अगर बहुत ज्यादा सेडेशन में है, अगर उसकी सुप्रा ऑर्बिटल रीजन्स या फिर फेस में कोई फ्रैक्चर हो चुका है, या फिर पेशेंट मेंटली डेफिशिएंट है, या फिर कुछ भी, पेशेंट अगर इंट्यूबेटेड है तो वो रिस्पॉन्स ही नहीं करेगा। अगर पेशेंट का कोई भी फ्रैक्चर का कंडीशन है, पेशेंट सेडेशन में है, पेशेंट को हियरिंग प्रॉब्लम है, तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। तो अगर ऐसी कोई कंडीशंस हैं जिसमें हम आई रिस्पॉन्स को टेस्ट ही नहीं कर पा रहे, either because of any of the underlying conditions, उस केस में हम लिखते हैं NT, यानी कि नॉन टेस्टिफाइबल, जिसमें हम नॉन टेस्टेबल या फिर नॉन टेस्टिफाइबल, ये हम NT कब देंगे? जब किसी भी अंडरलाइन कंडीशन की वजह से आई रिस्पॉन्स को हम टेस्ट ही नहीं कर पाए, उस कंडीशन में हम देंगे NT। ओके, तो ये था आई के बारे में। चलिए बात करते हैं इसके अगले कंपोनेंट के बारे में, दैट इज वर्बल या फिर V। ओके, तो वर्बल का मैंने यहां लिखा हुआ है मैक्सिमम स्कोर कितना है? 5। तो मैक्सिमम स्कोर 5 कब देंगे? जब आपने उसको आवाज दी पेशेंट को और तुरंत उसने क्लियर वॉइस के साथ आपकी बात का रिस्पॉन्ड किया, तब हम उसको स्कोरिंग देते हैं 5। या फिर कह लीजिए पेशेंट जो है वो फुली ओरिएंटेड है एंड प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपने उससे पूछा भाई बताओ कौन सा साल है, कौन से साल में जी रहे हैं हम? उसने बोला 2023। आपने पूछा आज कौन सी डेट है, उसने क्लियर कट आपको एक बता के दिया आज 20 जुलाई है। या फिर आपने उससे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम गैब्रियल मसीह है। दैट मीन्स पेशेंट इज फुली ओरिएंटेड, प्रॉपर रिस्पॉन्स कर रहा है, तब हम स्कोरिंग देंगे 5। अगला स्कोरिंग आएगा इससे कम वाला स्कोरिंग, दैट इज 4। 4 में या तो वो कोई जवाब नहीं दे रहा है, नॉट टॉकिंग प्रॉपरली, और दूसरा कंफ्यूज्ड। आपने उससे पूछा तुम्हारा नाम क्या है एंड वो जवाब दे रहा हाँ मैंने खाना खा लिया था। आपने उससे पूछा तुम कहाँ हो, तो वो जवाब दे रहा है मैं तो सो रहा हूं। दैट मीन्स कंफ्यूज्ड है वो, क्लियर रिस्पॉन्स उसका नहीं आ रहा, उसको नहीं पता कि उसको क्या जवाब देना, उसे कुछ पूछा जा रहा है और कुछ और वो जवाब दे रहा है। उस कंफ्यूज स्टेट के लिए देते हैं 4 स्कोरिंग। तीसरा स्कोरिंग हम किसके लिए देते हैं? मीनिंगलेस टॉक कर रहा है, मीनिंगलेस उसका कॉन्वर्सेशन है, वो बड़बड़ाने में लगा हुआ है अपने आप में। हाँ मैं आज यहाँ था, मैंने कल गया, मैं कल वहां घूम रहा था। दैट मीन्स ही मीनिंगलेस टॉक, कोई उसकी बात का कोई मतलब नहीं है। देन वी आर गोइंग टू गिव 3। हम 2 कब देते हैं? जब उसके इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड्स आते हैं। इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड यानी कि कोई भी वर्ड्स क्लियर नहीं है। 3 स्कोरिंग हमने दिया था जिसमें वो मीनिंगलेस टॉक कर रहा था बट क्लियर था, साफ साफ समझ में आ रहा था कि वो बोल क्या रहा है। फालतू की बातें बोल रहा है, बेसिर पैर की बात कर रहा है, बिना किसी लिंक की बात करता है, लेकिन क्लियर बात कर रहा था, तब हमने 3 स्कोर दिया था। हम 2 कब देंगे? जब उसका इनकॉम्प्रिहेंसिबल साउंड है, दैट मीन्स इस तरीके के साउंड्स कर रहा है, कोई शब्द नहीं बोल रहा मुंह से, उस कंडीशन में हम देंगे 2 स्कोरिंग। हम 1 स्कोरिंग तब देते हैं जब नो वर्बल रिस्पॉन्स एट ऑल, जब किसी भी सिचुएशन में नो वर्बल रिस्पॉन्स एट ऑल, तब हम देते हैं तब हम देते हैं 1 स्कोरिंग। तो ये थे वर्बल रिस्पॉन्स के 5, 4, 3, 2, 1 के स्कोरिंग जो हमें अलग अलग कंडीशंस में देने हैं। इसमें भी वही, अगर आपका पेशेंट आईसीयू में है, वो इंट्यूबेटेड है, फिर से कोई फ्रैक्चर हो रखा है, कोई पैरालिसिस हो रखा है, वो रिस्पॉन्स ही नहीं कर पा रहा, उस कंडीशन में हम वर्बल कंपोनेंट को असेस नहीं कर पाए, उस कंडीशन में हम फिर से NT लिख देंगे या फिर नॉन टेस्टिफाइबल या नॉन टेस्टेबल। ओके, तो चलिए अब बात करते हैं हम इसके तीसरे कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है मोटर कंपोनेंट। इसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया इसका मैक्सिमम स्कोर 6 था, तो यानी कि हम मोटर कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। 6 स्कोरिंग हम कब देंगे? जब वो प्रॉपरली ओबेज कमांड्स। मतलब कि आप पेशेंट को बोल रहे हैं अपना सीधा हाथ उठा के दिखाओ, तो उसने सीधा हाथ उठा लिया। आपने बोला
कि पैर उठा के दिखाओ तो उसने पैर भी उठा लिया, आपने उसको बोला आंख खोलो तो उसने आंख खोली, आपने उसको बोला रिस्ट मूवमेंट करके दिखाओ तो उसने रिस्ट घुमा के दिखा दी। दैट मीन्स ओबेइंग द कमांड, पेशेंट जो है वो कमांड्स को ओबे कर रहा है, तो हम प्रॉपर्ली 6 स्कोर देंगे। ओके, अब 5 स्कोर हम कब देते हैं? जब पेशेंट पूरी तरीके से अनकॉन्शियस है, पेशेंट अनकॉन्शियस तो है लेकिन वो पेनफुल स्टिमुलाई को मूव कर देता है, बट मूव्स अवे पेनफुल स्टिमुलाई। यहां थोड़ा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये 5th और 4th स्कोरिंग लगभग सिमिलर है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। 5 स्कोरिंग हम कब देंगे? जब पेशेंट पेनफुल स्टिमुलाई को अवे मूव करते, मूव्स अवे पेनफुल स्टिमुलाई। दैट मीन्स फॉर एग्जाम्पल हमने पेशेंट को पिंच किया या पेशेंट को दर्द देने की कोशिश करी, तो पेशेंट क्या करेगा? अपने हाथ से पेनफुल स्टिमुलाई को दूर कर रहा है, या फिर पेन से मैं उसको चुभाने की कोशिश कर रही हूं तो उसने पेन को धक्का दे दिया, then that is moves away painful stimuli, painful stimuli को दूर कर रहा है, then we are going to give 5 scoring। 4 scoring हम कब देते हैं? जब वही अनकॉन्शियस है but moves himself away from the painful stimuli, moves body from painful stimuli। यानी कि अब मैंने ट्रेपीजियस स्क्वीज किया, सेंट्रल स्टिमुलाई प्रोवाइड किया, ट्रेपीजियस स्क्वीज किया, तो पेशेंट क्या कर रहा है? पेशेंट ने कंधा नीचे कर लिया, ठीक है, मैंने पिंच किया तो उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया, दैट इज कॉन्शियस बट मूव्स बॉडी फ्रॉम द पेनफुल स्टिमुलाई। जहां से उसको दर्द पहुंच रहा है, जहां से उसको चोट लग रही है, वो अपने हाथ को, अपनी बॉडी को उस जगह से दूर कर रहा है, देन दैट इज 4 स्कोरिंग। उसके बाद आता है 3 स्कोरिंग। 3 स्कोरिंग का टर्म थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, दैट इज नोन एज डीकॉर्टिकेट। डीकॉर्टिकेट को हम फ्लेक्शन भी बोल सकते हैं या फ्लेक्शन पोजीशन या फ्लेक्सर पोजीशन बोल सकते हैं, डीकॉर्टिकेट। अब इसमें टर्म आ गया कोर, तो ये याद रखिएगा, कोर मींस पेशेंट अपनी बॉडी को पूरी तरीके से फ्लेक्स्ड पोजीशन में लेकर आएगा, जिसमें उसके जो 4 आर्म्स है, 4 आर्म्स का प्रोनेशन होगा, प्रोनेशन होके उसकी जो रिस्ट है वो कंप्लीटली बेंड हो जाएगी, एल्बोज कंप्लीटली फ्लेक्स हो जाएंगे, एंड जिस तरीके से मेरा भी हैंड का पोजीशन है लगभग इस पोजीशन में आ जाएगा, देन दैट इज डीकॉर्टिकेट पोजीशन। इस पोजीशन में अगर पेशेंट ने अपने आप को कर लिया है, क्यों कर रहा है? पेनफुल स्टिमुलाई से दूर करने के लिए। इसका क्लियर मतलब है कि पेशेंट का सेरिब्रल कॉर्टेक्स अफेक्टेड है, कॉर्टेक्स अफेक्टेड है, इज डीकॉर्टिकेट। कॉर्टेक्स, यहाँ पे COR लिखा है, इसे क्लियर समझ जाइएगा। कॉर्टेक्स यानी कि कोर की तरफ लेकर आ रहा है, बॉडी को सेंट्रल की तरफ लेकर आ रहा है, और COR है यानी कि कॉर्टेक्स इज अफेक्टेड। ओके, आई होप ये टर्म क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आता है 2 नंबरिंग, या हम सेकेंड स्कोर कब किस कंडीशन में देते हैं? जब आता है डीसेरिब्रेट। डीसेरिब्रेट को हम बोल सकते हैं एक्सटेंशन पोजीशन, डीकॉर्टिकेट को हम बोलते हैं फ्लेक्शन पोजीशन, डीसेरिब्रेट को बोलते हैं हम एक्सटेंशन पोजीशन। डीसेरिब्रेट में जो 4 आर्म्स है वो कंप्लीटली एक्सटेंडेड साइड होंगे, यानी कि आउटवर्ड की तरफ घूमे हुए होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये हाथ है पेशेंट का, वो बाहर की तरफ घुमा हुआ है, यानी कि कंप्लीटली एक्सटेंडेड अवे फ्रॉम द बॉडी, इस तरीके से तो अवे फ्रॉम द बॉडी जा रहा है, देन दैट इज डीसेरिब्रेट। अब इसमें आप देखेंगे बहुत सारे ई आ रहे हैं, 1 2 3 4, तो आप क्लियर समझ जाना, ज्यादा ई है मतलब कि एक्सटेंशन हो रहा है। अब डीसेरिब्रेट की कंडीशन में एक्सटेंशन पोजीशन अगर पेशेंट ले लिया है तो उस कंडीशन में उसका ब्रेन स्टेम अफेक्टेड है, ब्रेन स्टेम अफेक्टेड है। ओके, इसके बाद लास्ट आता है 1 स्कोरिंग या मिनिमम स्कोरिंग। हम किस कंडीशन में देंगे? पेशेंट बिल्कुल ही फ्लैसिड डला हुआ है, एटोनिक कंडीशन की पोजीशन में लेटा हुआ है, या फिर नो रिस्पॉन्स एट ऑल, उस कंडीशन में हम देते हैं 1 स्कोरिंग। तो ये था डिफरेंट स्कोरिंग अबाउट द मोटर कंपोनेंट ऑफ दिस ईवीएम स्कोर। ओके, तो हमने ऑलरेडी बात कर ली ईवीएम के तीनों कंपोनेंट्स के बारे में, तीनों के मैंने आपको मिनिमम और मैक्सिमम स्कोरिंग्स बता दिए, उनको हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से असेस करते हैं वो भी हमने बता दिया। चलिए अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो फाइनल रिजल्ट या फाइनल जो स्कोरिंग आता है, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ऑलरेडी बता दिया था, जीसीएस का जो मेन स्कोरिंग है वो 3 to 15 के बीच में रेंज करता है, यानी 3 इज मिनिमम एंड 15 इज
मैक्सिमम स्कोर। अब ये इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो अगर किसी भी पेशेंट का आई वर्बल एंड मोटर रिस्पॉन्स पूरा असेस करने के बाद अगर उसका जो टोटल स्कोरिंग है वो 13 से 15 के बीच में आता है, देन दैट मीन्स इट इज अ केस ऑफ माइल्ड इंजरी। जो केस है माइल्ड इंजरी है, यानी कि पेशेंट कॉन्शियस है, ठीक ठाक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर पेशेंट का जो स्कोरिंग है वो आता है 9 से लेके 12 के बीच में, इसका मतलब है मॉडरेट कंडीशन है। तीसरी बात, अगर 3 से 8 के बीच में आता है देन इसका मतलब है सीवियर हार्म हो चुका है, सीवियर इंजरी है, खतरे की घंटी है। यानी कि जितना ज्यादा स्कोर आएगा उतना ज्यादा पेशेंट अलर्ट है, उतना ज्यादा पेशेंट कॉन्शियस है, उतनी कम इंजरी काउंट होगी। तो ये था हमारे इस GCS या ग्लासगो कोमा स्केल, जिसका दूसरा नाम EVM भी है। इसको आप याद रख सकते हैं। जैसे हम वोटिंग सिस्टम करते हैं तो वोटिंग में हमारी EVM मशीन यूज होती है, आप इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं EVM 456, EVM 456, 456। आई वर्बल मोटर 456 क्या है? मैक्सिमम स्कोर आई का 5, मैक्सिमम स्कोर वर्बल रिस्पॉन्स का 6, मैक्सिमम स्कोर मोटर रिस्पॉन्स का। तो EVM 456 से आप इसको याद रख सकते हैं। तो दिस इज द बेसिक निमोनिक और दिस इज द बेसिक शॉर्टकट टेक्निक इसके स्कोरिंग्स को याद रखने के लिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको आज का क्लास समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डू हिट द लाइक बटन, डू शेयर इट विथ अदर्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। Keep watching, keep learning, keep growing. Thank you.